विनोद जी, इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं तत्काल में हुए असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट के बारे में। पहला सवाल मेरा ये है, क्या आपको लगता है कि रिजल्ट जो भी आया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इसके लिए जिम्मेवार है? 100% जिम्मेवारी बनती है उनकी। जब भी कोई टीम हारती है तो कैप्टन को उसकी जवाबदेही बनती है, और जब जीतती है तो सारी बधाइयां भी कैप्टन को ही जाती हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि आप हार गए तो आप करनी छुड़ा के भाग जाएंगे और अब जीत गए तो वहां खड़े होके बधाइयां लेंगे। ऐसा नहीं होता। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, एक, द बक स्टॉप्स हेयर, द बक स्टॉप्स एट द डेस्क ऑफ द लीडरशिप। तो इसलिए मैं समझता हूँ कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी जिम्मेवारी बनती है, मुख्यतः इसलिए कि उन्होंने जो कांग्रेस के भीतर भीषण एक घटक बने हुए थे और एक दूसरे जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, अपनी स्वयं की मदद करना चाहते थे, पार्टी की मदद नहीं करना चाहते थे, अपने लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, पार्टी के लिए नहीं लड़ रहे थे। उन सब की जिम्मेवारी बनती है और उन पर नकेल कसने की जिम्मेवारी जो वरिष्ठतम नेता हैं कांग्रेस के, जो हाईकमांड जिसको बोलते हैं, उस पर थी, जो उसने नहीं निभाई। विनोद जी, जिस तरीके से पूरे चुनाव के दरमियान हालांकि कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया, वोट परसेंटेज उसका देखिए तो बढ़ा है, लगभग लगभग बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर हैं। लेकिन चुनाव के दरमियान जिस तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला, शैलजा ने चरस बोया कांग्रेस के लिए, क्या आपको लगता है कि हार का ठीकरा इनके सर पर फोड़ा जाए? नहीं, किसी एक पर नहीं फोड़ा जाना चाहिए, लेकिन ये बात सच है जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आता गया तो दो नैरेटिव शुरू हो गए कांग्रेस की तरफ से। एक नैरेटिव था शैलजा का और एक नैरेटिव था हुड्डा कैंप का। और सुरजेवाला साहब तो बिजी थे, व्यस्त थे अपने बेटे को जितवाने में इलेक्शन। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस एज ए टीम नहीं लड़ी, और कांग्रेस हमेशा हर पग पे ऐसा लग रहा था कि आपस में लड़ रही है, विरोधियों से कम लड़ रही है। विनोद जी, अब प्रश्न ये उठता है कि हरियाणा में कांग्रेस की शिकस्त हो चुकी है, बीजेपी की सरकार कल परसों बनने वाली है। तो क्या आने वाले दिन में जो दो राज्यों के चुनाव ड्यू हैं, इनफैक्ट तीन राज्य, दिल्ली भी है जनवरी में, तो क्या इसका प्रभाव महाराष्ट्र के राजनीति पे, झारखंड के राजनीति पे पड़ेगा, दिल्ली के राजनीति पे पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी के हौसले तो बुलंद हो रहे हैं, वो तो अब से ही ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिए हैं कि अब तो ये जीत का सिलसिला थमेगा नहीं। तो क्या इसमें कहीं सच्चाई दिख रही है? भाई, ढिंडोरा पीटना तो बीजेपी वाले को शुरू में सिखाया जाता है। जब वो प्राथमिक कक्षा में होता है उसको ढिंडोरा पीटना सिखाया जाता है कि खूब पीटो ढिंडोरा, अपनी शान में पीटो। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो इलेक्शन जो जीती है भारतीय जनता पार्टी, वो जीती इसलिए है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी जो स्वयं है, वो अपनी ही तलवार पे गिर पड़ी। जब कोई अपनी ही तलवार पे, अंग्रेजी में एक कहावत है डॉक्टर साहब कि फॉलिंग ऑन वंस ओन स्वॉर्ड, सो द कांग्रेस इज फॉलन एब्सोल्युटली। ऑन इट्स ओन स्वॉर्ड इन हरियाणा। देखिए, सब कुछ उनके पक्ष में जा रहा था। जमीन उपजाऊ थी, खेती काटनी थी, लेकिन उन्होंने पानी बरसने दिया। उसने अब खेत में भैंस गाय घुसने दी, वो घुस गई, गाय वाली पार्टी तो घुस गई ना, और उनका सारी बिल्कुल। फसल जो है इस उन्होंने पूरे, उजाड़ दी। जी जी बिल्कुल, और रिजल्ट कहीं से कहीं और चला गया। विनोद जी, पूरे प्रकरण में, काउंटिंग के प्रकरण में इलेक्शन कमीशन के भूमिका पे जयराम रमेश ने कुछ प्रश्न उठाए हैं। तो आपको लगता है कि वो प्रश्न वाजिब हैं? काउंटिंग के दिन सुबह में 2.5 घंटे तक इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है उसके ऊपर डाटा को अपडेट नहीं किया जाना, जीते हुए कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट न देना, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की भूमिका प्रश्नवाचक के दायरे में आ रही है। क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद
ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ इस बिना पे कि रिजल्ट स्लो अपलोड हो रहे थे उनकी वेबसाइट पे, या सिर्फ इस बिना पर कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिजल्ट रुके हुए थे, ये कह देना कि हम इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, मैं समझता हूं कि वो थोड़ा ज्यादा हो गया। सही जो रिएक्शन आया वो भूपेंद्र हुड्डा का ही एक्शन आया कि हम इलेक्शन रिजल्ट को मानते हैं, पर अंडर प्रोटेस्ट मानते हैं। तरीका यही होता है कहने का। भारत की सबसे पुरानी पार्टी अगर ये कहती है कि हम इलेक्शन के नतीजों को मानते नहीं हैं, तो लगभग कुछ वैसा ही कर रही है जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले इलेक्शन में अमेरिका में किया था, और वहां अराजकता पैदा हो गई थी। इसलिए ऐसे बयानों से गुरेज करना चाहिए, और ऐसे बयान अगर आने हैं कहीं से, तो स्पोक्समैन से नहीं, पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से आना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो विनोद जी, है बहुत ही जी संगीन जी है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इसी संदर्भ से जुड़ा हुआ एक पुराना प्रश्न है जिससे आप वाकिफ भी होंगे। लोकसभा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से 5 करोड़ के वोटों की हेराफेरी का चार्ज उनके ऊपर लगाया गया कि 79 सीट को वो 5 करोड़ वोट प्रभावित किए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उतने वोट थे भी नहीं जितना वोट का मतदान हुआ, जिसका सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन ने आज तक नहीं दिया। तो इलेक्शन कमीशन संदिग्ध दायरे में तो है, जिसके वो कारण बात सच है। कांग्रेस उसके ऊपर प्रहार कर रही है। जी मैं ये मानता हूं, आप ठीक कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की ईमानदारी पर, उसकी ऑब्जेक्टिविटी पर एक प्रश्न चिन्ह है। वो एक बड़ा इदारा है भारत का, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है। और जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान होते हैं, उनकी इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस उनकी वही हैसियत होती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती है। जी अब इसके चलते उन पे दायित्व ज्यादा बनता है, और इसी के चलते मैं समझता हूं राजनीतिक दलों को भी खुलेआम उन पे आरोप लगाने से गुरेज करना चाहिए। और जैसा कि कल हुआ, उन्होंने कहा कि हम रिजल्ट्स को नहीं मानते, और हम अगले दिन देखिए, आज उनको पेश करना था एविडेंस। तो मैं समझता हूं आरोप के साथ एविडेंस पेश होना चाहिए, आरोप के एक दिन बाद नहीं, बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल ठीक आरोप कह रहे बहुत हैं। गंभीर है। आरोप का सर दायरा इसलिए भी बढ़ जाता है कि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान एक माननीय इलेक्शन कमिश्नर ने रिजाइन कर दिया, फिर रिजाइन करने के बाद घर चले गए और तत्काल में उनको किसी विदेश का गवर्नर, ये एम्बेसडर बना के नियुक्त कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के क्रियाकलाप पे तो प्रश्न उठता ही उठता है। अच्छा, एक दूसरा बिल्कुल सवाल उठता मैं है जी। पूछूंगा। पहले भी जी बने हैं ऐसे, जी कांग्रेस जी के कार्यकाल में भी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। उनको पोस्ट रिटायरमेंट नौकरियां दी गई हैं, अपॉइंटमेंट दी गई हैं। तो मैं समझता हूं आप किसी दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं तो दो आपकी तरफ भी आ रही हैं, लेकिन उस पे जी नहीं जाना चाहिए आज के दिन। ये ऐसे इदारे हैं जिनका सीधा सीधा संबंध हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर है, इलेक्शन पे है, जनता के मानस पर है। जनता जनार्दन जब अपना वर्डिक्ट देती है, तो उस वर्डिक्ट को ईमानदारी से प्रोजेक्ट करना, लॉग करना, रजिस्टर करना, और फिर प्रोजेक्ट करना, ये उसका काम है इलेक्शन कमीशन का। तो उसका काम तो बहुत गंभीर है। लेकिन अगर वहां पर कुताही बरती जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका रवैया भी वैसा ही हो जैसा कि इलेक्शन कमीशन का है। आपको एक मॉरल हाई रखना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज को। दैट्स राइट। एक सवाल और है विनोद जी। अ, हरियाणा में हार के बाद अब कांग्रेस इन पर्टिकुलर और इंडिया अलायंस इन जनरल, इनकी रणनीति महाराष्ट्र में क्या होगी, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? आपको कुछ इनका भविष्य दिख रहा है? नहीं, भविष्य तो देखिए ऐसा है कि मैंने ये सीखा है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कि नेवर राइट ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर और अ पॉलिटिकल पार्टी। ये गलती हमको कभी नहीं करनी चाहिए। हमने अटल बिहारी वाजपेयी को 1996 में बिना कॉन्फिडेंस वोट दिए त्यागपत्र देते हुए देखा, जी जी और उसके बाद आने वाले 3 वर्षों में उनको तीसरी बार शपथ लेते देखा, बिल्कुल। बाहैसियत प्रधानमंत्री।
तो मेरा ये मानना है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, जिस तरह इंदिरा गांधी को राइट ऑफ किया 77 की हार के बाद। आ गई वापस पावर में, 80 में आ गई ना। तो बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक, देखिए, जो पॉलिटिशियन होता है ना, उसमें लड़ाई का मादा बहुत होता है। बिल्कुल हम जैसे, आप जैसे लोग, करियरिस्ट लोग, हम तो करियरिस्ट है ना, वी आर करियरिस्ट, आप करियरिस्ट है, मैं भी करियरिस्ट हूँ, मतलब वी हैव कार्व्ड अ बिल्कुल करियर इन जर्नलिज्म। तो पॉलिटिक्स हम पॉलिटिक्स पे रिपोर्ट करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स जीना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं बहुत होती हैं, और वही जनता जो एक दिन आपको पूछती है, दूसरे दिन आप पे पत्थर भी चला सकती है। चला सकती है। तो इसलिए एक राजनेता जो है, उसको बहुत ही संजीदगी से चलना पड़ता है। और किसी को ये कहना कि ये पार्टी खत्म हो गई है या नेता खत्म हो गया, अब राहुल गांधी को तो राइट ऑफ कर ही दिया था। बिल्कुल जब मोदी जी शुरू शुरू में आए थे, जब मोदी जी को बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस, तो बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि भाई, बीजेपी ने तो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन नतीजा कुछ और निकला ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए तो इसलिए हमें जल्दबाजी में किसी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। विनोद जी, बस एक आखिरी सवाल। हुड्डा साहब ने कहा है कि कांग्रेस की जीत छीन ली गई है। ये उनका एक ऑफिशियल बयान है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या वो कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है, गेंद आपने खुद छोड़ी, आपके साथ बड़ा आसान सा कैच उछाला था बीजेपी ने, कैच आप पकड़ नहीं सके, और अब कह रहे हैं आपसे जीत छीन ली गई। आपसे जीत छीनी नहीं गई, आपने जीत न्यौछावर कर दी बीजेपी पर। सच्चाई यही है, क्योंकि देखिए, हुड्डा जी पर यह दायित्व बनता था कि सबको साथ लेके चले। नेता का होने का यार्डस्टिक क्या होता है कि हर तबके के लोगों को, ना सिर्फ हर समाज के लोगों को, पर अपनी पार्टी के भीतर भी हर तबके के लोगों को, हर प्रकार के लोगों को, हर हर अपने साथियों को साथ लेके चलें। बहुत से लोगों की नेतागिरी इसीलिए चमकी क्योंकि वो एक्सेप्टेबल थे, अपनी पार्टी में बहुत एक्सेप्टेबल थे, और लोग उनके बिल्कुल साथ चलने को तैयार रहते थे। ये सीख तो पंडित जी दे के गए हैं। पंडित जी की जो सीख है, वो तो हुड्डा साहब को याद रखनी चाहिए थी, क्योंकि हुड्डा साहब के पिताजी ने पंडित जी के साथ काम किया है, और काम उनके किया। दादाजी ने तो उससे पहले भी कांग्रेस के लिए काम किया है। तो ये काम एक किया। समर्पित कांग्रेस परिवार है। तो इसको, जब ये समर्पित कांग्रेस परिवार है, तो इन पे दायित्व था हुड्डा जी पे कि जो आज की कांग्रेस है उसको अपने परिवार की तरह ट्रीट करें, जो बदकिस्मती से उन्होंने नहीं किया। नहीं किया। ये लोग, कुछ कुछ लोगों का आरोप है। उसी तरह से शैलजा जी जो हैं, जिस तरह से उनका रवैया था, पहले तो रूठी रही, फिर उनको मना के लाया गया, फिर उन्होंने मजबूरी में हाथ मिलाया, और हाथ मिलाने के बाद भी ऐसा लगा कि उनको हाथ मिलाकर अच्छा नहीं लगा, और नहीं उसके लगा। बाद जगह जगह जाके इंटरव्यू देती रही। यानी कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनकी एक रनिंग कमेंट्री चल रही थी, चल रही थी बिल्कुल। और जो कि पार्टी के हित के खिलाफ जाती थी। तो एब्सोल्युटली। मैं समझता हूं, अंततोगत्वा शैलजा जी और हुड्डा जी दोनों से गलतियां हुई हैं, ये और अब समय ऐसा है कि कम से कम वो एक दूसरे के साथ नजर आए, अच्छे से बात करते हुए नजर आए, हाँ, और ये अब दोबारा ज्यादा प्रदर्शित ना करें कि कांग्रेस के भीतर बहुत कला है, कलेश है। और ये घमासान दायित्व मची जो हुई। है खारगे साहब पे भी पड़ता है, और लोग कहते हैं कि शैलजा जी जो हैं, वो उनमें एक एलिमेंट ऑफ दूसरों, वो अपने आप पे बहुत ज्यादा वो विश्वास कर रही थी, अपने समाज सामर्थ्य पर, इसलिए कि उनकी पीठ पे कांग्रेस, गांधी फैमिली का हाथ है। अच्छी हाथ था। बात है, कांग्रेस पार्टी को रखना चाहिए। वो एक दलित नेता है, शी इज अ सिंगल वुमन। उनकी जज्बे को, उनकी बहादुरी को हम भी सैल्यूट करते हैं, लेकिन बहादुरी जो है वो पार्टी के काम आनी चाहिए ना। आनी चाहिए।
एब्सोल्युटली, व्यक्ति के नहीं। और ये विनोद बहादुरी जी, जो है वो कांग्रेस के विरोध में चली गई। एब्सोल्युटली, जिसकी वजह से कांग्रेस की शिकस्त हुई। विनोद जी, आगे भविष्य में फिर हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। आप इस प्रोग्राम में आए, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।